नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने वेदर टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसके टाइप्स जो भी है सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। अब हमें क्लाइमेट शुरू करना है, तो उसे शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, चलो तो क्लाइमेट, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या है तो देखो, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज एक्चुअली द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ दैट प्लेस। कोई भी प्लेस का क्लाइमेट हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे वेदर है उसका एवरेज लेकर, मतलब जैसे कि हम अपने मार्क्स का एवरेज लेते हैं, मतलब कि रोज़ रोज़ के कैसे वेदर रिपोर्ट होते हैं उसका एवरेज रिपोर्ट लेके हम बोल सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे वेदर कंडीशन। जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होते हैं वो रोज़ के वेदर कंडीशन के रिपोर्ट लेते ही रहते हैं। The average of this weather pattern taken over 25 to 30 years is called the climate of that place. और इस प्रकार वेदर रिपोर्ट रोज़ की रोज़ कलेक्ट करके 25-30 ईयर्स यानी कि आगे से एवरेज निकालते जाते हैं। हर साल का एवरेज रिपोर्ट निकाल के बताते हैं कि इस साल का क्लाइमेट कैसा रहा। रोज़ का डे टू डे टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करके बोला जाएगा कि इस साल थोड़ा हॉट ईयर था, हॉट क्लाइमेट था, पिछले साल थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट था। वैसे यानी कि डे टू डे वेदर रिपोर्ट को कलेक्ट करके उसका एक एवरेज लेवल निकाल के उस जगह का कोई जगह डिसाइड किए तो वहाँ का क्लाइमेट हम डिसाइड कर सकते हैं। हम मतलब कौन, तो कि मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही हमें बताते हैं कि क्लाइमेट कैसा होता है, क्योंकि वो डे टू डे वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। और ऐसे पैटर्न कितने सालों तक के लिए जाते हैं, 25 to 30 ईयर्स तक के भी वेदर कलेक्ट करके क्लाइमेट उससे डिसाइड करते हैं। कि देखो, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन प्लेस और रीजन इज हाई थ्रू आउट द ईयर एंड इट रिसीव गुड रेनफॉल, द क्लाइमेट ऑफ सच प्लेस इज टर्म्ड एज हॉट एंड वेट। अगर कोई जगह है जहाँ का टेम्परेचर, कोई प्लेस अथवा तो रीजन हो जहाँ का टेम्परेचर हाई हो और वहाँ पे रेनफॉल भी है, तो उस जगह के क्लाइमेट को कैसे बोल सकते हैं, हॉट एंड वेट। वहाँ पे हॉट भी होगा और वेट भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई है तब हॉट और अगर रेनफॉल है तो वेट। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय इट्स लैटिट्यूड। कोई भी प्लेस का क्लाइमेट किसके ऊपर डिटरमाइन किया गया, तो क्या लैटिट्यूड के ऊपर। देर आर मेनली 3 टेम्परेचर जोन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द क्लाइमेट्स। वर्ल्ड में कितने टेम्परेचर जोन है, तो के 3। देखो, ए है हमारा अर्थ के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट मिडिल से इक्वेटर लाइन, ऊपर का फ्रिजिड जोन, ऊपर और नीचे दोनों साइड फ्रिजिड जोन, उसके बाद टेम्परेट जोन और बीच वाला है वो टोरिड जोन। अब इन 3 जोन्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, वर्ल्ड में 3 जोन क्लासीफाई। फर्स्ट है टोरिड जोन। द हॉट और टोरिड जोन इज द रीजन अराउंड द इक्वेटर विच इज हीटेड बाय द डायरेक्ट रेस ऑफ सन। जो बीच वाला है हॉट एंड उसको बोलते हैं, वो हॉट होता है, और टोरिड जोन है, उसका नेम क्या है, टोरिड जोन। ये कहाँ पे होता है, तो कि अराउंड द इक्वेटर। जो हमारी ये इक्वेटर वाली लाइन है ना, इसको अराउंडिंग यानी कि ए वाला पूरा रीजन क्या है, तो कि टोरिड जोन। और ये सबसे हॉट क्यों होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि सन को अराउंडिंग हमारा अर्थ रिवॉल्व होता रहता है। तो ये अर्थ रिवॉल्व होगा तो सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पे पड़ेगी, तो कि इक्वेटर लाइन यानी कि टोरिड जोन के ऊपर, यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी। और यहाँ पे फ्रिजिड जोन में इसकी रेस थोड़ी कम जाएगी सन की। तो इसीलिए जहाँ पे डायरेक्ट सन रेस पड़ती है वो जगह ऑलवेज हॉट होती है। इसलिए जो टोरिड जोन है वो हॉट रीजन अथवा तो हॉट जोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ने के कारण उस जगह हीट टर्ड यानी कि बहुत गर्म रहता है। उसके बाद द कोल्ड और फ्रिजिड जोन इज द रीजन अराउंड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल विच रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। फ्रिजिड जोन होता है वो क्या होता है, तो कि कोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेस कैसी, तो कि स्लैंडिंगली यानी कि ऐसे
डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती। कैसे? तो कि स्लैंडिंगली सनरेज पड़ने के कारण वहाँ का रीजन कोल्ड होता है। और ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है? तो कि फ्रिजिड जोन। वहाँ क्यों कम हॉटनेस होती है? क्योंकि वहाँ पे सन रेज स्लैंडिंगली पड़ती है, इसीलिए। उसके बाद है टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन इज द रीजन बिटवीन द टोरिड एंड द फ्रिजिड जोन। टेम्परेट जोन कहाँ पे है? तो कि फ्रिजिड जोन और टोरिड जोन के बीच वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ की टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ज़्यादा हॉट भी नहीं और ज़्यादा कोल्ड भी नहीं। कैसा? तो क्या मॉडरेट। देखो, द क्लाइमेट of India is warm and tropical by and large, but the mountain have much colder climate throughout the year. नॉर्मली देखा जाए तो इंडिया का क्लाइमेट वार्म होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स और ट्रीज होने के कारण, माउंटेन्स में तो ट्रीज होते ही, तो इसी के कारण थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। यानी कि साल भर का जब हम देखते हैं तो होना कैसा चाहिए? तो कि वार्म हीट होना चाहिए, लेकिन माउंटेन्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट रहता है। Generally, the temperature falls by 1 degree Celsius with every 300 feet rise in the altitude. जितना 300 फीट जब राइज होगा अबोव द सी लेवल, मतलब माउंटेन्स हाइट में होते हैं, तो जितना माउंटेन्स हाईएस्ट होगा उतना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल यानी कि डिक्रीज होगा। मानो कि माउंटेन की फीट बहुत ज़्यादा है, जिसमें पर 600 फीट है, तो क्या होगा? तो क्या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होगा। तो कि जितना 300 फीट जितना राइज होगा पर 300 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए इंडिया में माउंटेन्स होने के कारण कोल्डर क्लाइमेट रहता है। समझ में आया कि 300 फीट अबोव द सी लेवल गया तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, उसके बाद 300 ऊपर है तो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। तो ऐसे ही माउंटेन्स के कारण ही टेम्परेचर में डिक्रीजेस होते रहते हैं। अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सी। दूसरा कारण जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है वो है प्रॉक्सिमिटी टू द सी। मतलब कि सी के बाजू वाली जगह में क्या होगा? तो कि थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो ड्राई है एरिया है जहाँ पे पानी नहीं है, सी नहीं है, ओशन नहीं है, तो वहाँ का रीजन कहाँ कोल्ड होगा? वहाँ पे हॉट होगा। यानी कि सी के आजू बाजू के जगह के ऊपर भी क्लाइमेट डिपेंडेंट रहता है। प्लेस क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। जो प्लेस सी के क्लोजली होते हैं यानी कि नज़दीक में होते हैं, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है यानी कि मीडियम। Whereas those away from the sea face extreme climate condition. लेकिन जो क्लाइमेट जो जगह सी से ज़्यादा दूर पे होती है वहाँ पे टेम्परेचर अथवा तो क्लाइमेट कंडीशन कैसा? तो कि एक्सट्रीमली अथवा तो हॉट भयानक क्लाइमेट कंडीशन दिखने को मिलती है। वो तो हमें समझ में आया, क्योंकि अगर हम भी कहीं से गुजर रहे और बीच में पानी आई, नदी आई, तो हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है, और जैसे ही नदी चली गई तो गर्म हवा। तो वैसे ही एक और फैक्टर क्लाइमेट का क्या है? तो कि प्रॉक्सिमिटी टू द सी, कि जो रीजन सी को क्लोजली है वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होगा, और जहाँ पे फेर अवे दूर तक सी नहीं है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम होगा यानी कि भयानक होगा। उसके बाद इट इज़ ए फ्यूचर ऑफ लैंड टू ऑब्जर्व एंड रेडिएट द हीट ऑफ द सन मच फास्टर देन द सी वाटर विच अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि लैंड का एक फ्यूचर, मतलब ये इसका पॉइंट है कि जो सन के थ्रू जो हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना और रेडिएट करना, और वो भी किसको फास्टर? तो कि सी वाटर को कंपेयर करके। अब मानो कि लैंड है, वहाँ पे सन रेस पड़ रही है तो वो जल्दी वो फास्टली क्या हो जाएगा? तो कि हॉट हो जाएगा। और अगर पानी है, पानी के ऊपर भी सन रेस पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे पानी हॉट होने में थोड़ी देर लगेगी। तो इसी तरह डिफरेंस प्लेसेस के क्लाइमेट में डिफरेंसेस होते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल it receives when which in turn depends on factor like wind, proximity to sea, presence of mountain. दूसरा
कि जिसके ऊपर क्लाइमेट डिपेंडेंट है वो क्या है, तो क्या अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कि उस जगह पे कितना रेनफॉल होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन, और वो रेनफॉल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि विंड के ऊपर, हवा के ऊपर, प्रोक्सिमिटी टू सी, यानी कि सी के आसपास वाली जगह में ज़्यादा रेनफॉल होते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन ज़्यादा है तो वहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा होते हैं। तो रेनफॉल के ऊपर भी क्लाइमेट डिपेंडेंट है। In general, wind blowing from sea bring rainfall while the wind blowing from land are dry. Generally हम देखें तो जहाँ पे हवा चल रही है लेकिन वो सी से हवा आ रही है, मतलब कि हम जहाँ पे रह रहे हैं बाजू में सी ही है, ओशन से, तो हवा चल रही होगी तो उसके थ्रू ही आएगी हवा। तो उस जगह पे जो हवा चल रही है वो एक तो ठंडी भी होगी और उस हवा के कारण क्या होगा, तो कि रेनफॉल भी आएगा। लेकिन जो लैंड से हवा आ रही है, यानी कि आसपास में पानी नहीं है, ऐसी जगह से हवा है, तो वो विंड कैसी होगी, तो कि ड्राई, रूखी सूखी होगी, एकदम चिलनेस नहीं होगी। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल इन मॉनसून सीजन ब्रिंग रेनफॉल while the winter wind blowing from northern mountains or cold and dry. जो विंड, हवा कहाँ से आ रही है, तो कि इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल की साइड से आ रही है। जब मॉनसून सीजन होता है तब उस साइड से विंड्स आती है। विंड्स के डायरेक्शन भी हमें मालूम है, हम देख सकते हैं विंड की डायरेक्शन को, किस साइड, किस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही है। तो जब इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के साइड से विंड ब्लो हो रही है तब वहाँ पे रेनफॉल होता है। लेकिन जब विंटर सीजन में नॉर्थन माउंटेन्स के साइड से विंड, हवा चलती है, इसीलिए वो हवा कैसी होती है, तो कि कोल्ड एंड ड्राई। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि रेनफॉल प्रोक्सिमिटी टू सी, यानी कि जगह, किस जगह पे सी के कितने नज़दीक है, सी से कितने दूर है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद माउंटेन ट्रैप रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड्स। माउंटेन क्या करते हैं, रेनफॉल को ट्रैप करते, पकड़ते हैं। हमें मालूम है कि जिस जगह पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, तो क्या रेनफॉल ज़्यादा ही होते हैं। अगर आप माउंट आबू उस ऐसी जगह पे गए हो तो वहाँ पे कब रेन आके चली भी जाए पता भी नहीं चलता। रेनी सीजन नहीं होती है, कब जब चाहे तब रेन हो जाती है। क्यों, क्योंकि माउंटेन का काम ही क्या है, तो कि रेन को ट्रैप करना, पकड़ना। When these winds hit the mountain, they get pushed up. और जब वहाँ पे ऐसी विंड्स क्या करती है, माउंटेन को हिट करती है, यानी कि उसके साथ टकराती है, तो क्या होते हैं, तो कि पुश्ड अप, क्या होता है, धक्का लगता है। जब हम भी किसी से टकराते हैं तो वहाँ हमें भी धक्का लगता है ना, तो वैसे ही विंड जब माउंटेन्स के साथ टकराती है तो क्या हो जाते हैं, तो कि पुश्ड अप, यानी कि उसके साथ टकरा के धक्का लगने के कारण अप, पुश्ड अप हो जाती है। और वो कहाँ पे जाती है, दे राइज अप एंड द वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये जो विंड माउंटेन के साथ टकरा के कहाँ पे जाएगी, ऊपर के साइड अपवर्ड जाएगी, तो वहाँ पे क्लाउड्स में क्या है, तो कि वाटर ड्रॉपलेट्स है। वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ विंड क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और वो नीचे रेनफॉल की तरह हमें नीचे के साइड, डाउनवर्ड साइड मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, हवा चल रही है वो किसके साथ टकरा है, तो कि माउंटेन के साथ, माउंटेन के साथ टकरा के सीधा ऊपर क्लाउड्स में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसके साथ कंडेंस होकर नीचे की साइड रेनफॉल की तरह वापस हमें मिलते हैं। देखो, दिस ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल। और यही जो ड्रॉपलेट्स ऊपर बने हैं वो हमें नीचे रेनफॉल के फॉर्म में नीचे मिलते हैं। द साइड ऑफ द माउंटेन विच रिसीव रेनफॉल इज कॉल्ड विंडवार्ड साइड। और माउंटेन का उस साइड जहाँ पे रेनफॉल होता है उस साइड को कहते हैं विंडवार्ड साइड। तो जिस साइड में, माउंटेन के जिस साइड में रेनफॉल होता है उस साइड को कहते हैं विंडवार्ड साइड। अब देखो, हमारा माउंटेन है, वो उसकी हाइट कैसी होती है, उसका शेप कैसा होता है, तो क्या ऐसा। तो विंड यहाँ पे टकराई, ऊपर गई और रेनफॉल की तरह नीचे हमें वापस मिली। तो जिस साइड में रेनफॉल होता है उस साइड को कहते हैं विंडवार्ड साइड। अब देखो, दिस विंड्स देन राइज फर्दर एंड रीच द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अब ये विंड जो यहाँ पे वो वापस कहाँ जाएगी, नेक्स्ट साइड, यानी कि माउंटेन के दूसरे साइड में जाएगी और वैसे ही ऊपर जाएगी। लेकिन वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की कम, यानी कि उतना वाटर ड्रॉपलेट्स होगा नहीं, क्योंकि एक बार तो यहाँ पे रेनफॉल पड़ गए। देखो यहाँ पे अच्छे से समझाए गए। दिस विंड देन राइज फर्दर एंड रीच द अदर साइड ऑफ द माउंटेन
since there is not enough moisture left, so they do not bring sufficient rainfall here. माउंटेन के एक साइड पे रेनफॉल हो गए, अब वो विंड वापस दूसरे साइड पे जाएगी, वहाँ पे सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं, इसीलिए उस जगह पे रेनफॉल नहीं ब्रिंग यानी कि ला सकते नहीं है. और दिस साइड ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड लीवॉर्ड साइड. और उस साइड जहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है मतलब कि विंडवर्ड साइड में जितना होता है ना उतना रेनफॉल लीवॉर्ड साइड में नहीं होता. तो जहाँ पे कम रेनफॉल होता है उस साइड को क्या कहते हैं? लीवॉर्ड साइड. ये दोनों आईएमपी क्वेश्चन है, विंडवर्ड साइड और लीवॉर्ड साइड. क्या याद रखना है? जहाँ पे रेनफॉल हो उस साइड को कहते हैं विंडवर्ड साइड, और जहाँ पे नहीं होता है उसको कहते हैं लीवॉर्ड साइड. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, Mumbai present at the windward side of the Western Ghats get plenty of rainfall while Pune on the leeward side does not get much rainfall. हमारे इंडिया में देख लो, मुंबई और पुणे दोनों एक ही स्टेट में है. कहाँ पे? महाराष्ट्र में है. लेकिन मुंबई किस साइड में है? तो कि विंडवर्ड साइड में है, वेस्टर्न घाट्स, और पुणे है लीवॉर्ड साइड में. इसीलिए मुंबई में ज़्यादा प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होते हैं, लेकिन पुणे में उतने रेनफॉल डज नॉट गेट मच रेन होता है, लेकिन कितना? तो कि सफिशेंट जितना चाहिए उतना रेन नहीं होता. लेकिन मुंबई में बहुत सारे रेनफॉल्स होते हैं क्योंकि मुंबई विंडवर्ड साइड में है और पुणे लीवॉर्ड साइड में है, इसलिए. उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हैव विंड वाइड वेरिएशन इन क्लाइमेट. हमारे कंट्री में ही देख लो, अलग अलग जगह पे क्लाइमेट के अलग अलग वेरिएशन, वाइड बहुत सारे वेरिएशन हैं. फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई. राजस्थान में बहुत सारे सभी जगह पे क्या होते हैं? तो क्या हॉट एंड ड्राई ही होते हैं. लेकिन वाइल इट इज़ वेट इन नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे क्या? तो क्या वेट यानी कि गीला है. मुंबई हैज़ अ मॉडरेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. मुंबई का क्लाइमेट क्या है? तो कि मॉडरेट यानी कि मीडियम एंड ह्यूमिड यानी कि भेज वाला क्लाइमेट है. यानी कि ओनली हम इंडिया के अंदर थ्रू आउट इंडिया में देखेंगे तो सभी जगह पे क्लाइमेट सेम नहीं है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? माउंटेन्स के ऊपर, प्रॉक्सिमिटी टू सी के ऊपर, फिर नॉर्थ साउथ पोल यानी कि जो हमने 3 जोन्स देखे उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है. तो आज हमने देखा क्लाइमेट का फर्स्ट यानी कि जस्ट इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम देखेंगे एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज का आपका होमवर्क है सिर्फ एक टॉपिक को अच्छे से रीड एंड लर्न, क्योंकि इसमें बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन. देखो, क्लाइमेट की डेफिनेशन, लैटिट्यूड, उसके बाद 3 जोन्स को अच्छे से ड्रॉ करके समझाना है. ये पूरा ड्रॉ करके फिर बुक में लिखना है. ये 3 पॉइंट्स लिखना है. उसके बाद ये दोनों यानी कि विंडवर्ड साइड की डेफिनेशन और लीवॉर्ड साइड की डेफिनेशन, जितना लिखने का है उतना लर्न भी करने का है, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क और 3 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना है. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. नमस्ते.